अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जावी से। मैं हूं आपके साथ शुमाइल है। नाज़रीन, आज दिन का आगाज़ काफ़ी उदास खबर के साथ हुआ। बडगराम में आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल होने वाली चेयर लिफ्ट जो है उसकी रस्सी टूट गई और उसमें हुसूल इल्म के लिए जाने वाले 6 तलबा और 2 उस्ताद सवार हैं। इस हवाले से जो है वो जब खबर सामने आई तो फौरी तौर पर इस पे एक्शन लिया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और ये भी खबर आई कि क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और जो वो वहाँ पर इंतज़ामिया है उसकी जानिब से जो सबसे बड़ी मुश्किल का बताया गया वो ये था कि हवा का दबाव बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू अमल में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी है। वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लिया गया और उन्होंने फ़ौरी तौर पर ये अहकाम दिए हैं कि जो खस्ता हाल और ख़राब चेयर लिफ्ट्स हैं उनको फ़ौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। अब इंतज़ामिया की नज़रों से ये मामला क्यों ओझल रहा, और सवाल तो ये भी है कि अब इसका ज़िम्मेदार कौन है और क्या जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलेगी, और जो इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं इनकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, इस पर हम बात करेंगे। इसके पीछे अनासिर क्या है, कोई लालच है, लापरवाही है, गफलत है, इसके क्या मकासद हो सकते हैं, इस पर हम नज़र डालेंगे। इसके अलावा आज हमने ये भी देखा कि नून लीग के अहम रहनुमा मरियम नवाज़ को जो है वो रिलीफ मिल गया है और नैब तरमीम से मरियम नवाज़ को ये रिलीफ मिला है। अदालत ने ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त को निपटा दिया है। चीफ जस्टिस ने आज ये कहा कि अगर दरख्वास्त निपटाएं तो क्या आपको पसंद आएगा। अब सवाल ये है कि नैब तरमीम तो हुई, उससे किस किस ने फ़ायदा उठाया और किस किस के हक़ में फ़ैसले आए हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम नज़र डालेंगे। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में कुछ अमन अमान की बात भी होगी। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया है। दहशत गर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ है जिसमें 6 सिपाही शहीद और 4 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हो गए हैं। इलाके में ऑपरेशन जो है वो किया गया। मुल्क दुश्मनों से निमटने के लिए जो हिकमत अमली है उसे मज़ीद जारहाना करना अब नागुज़ीर हो चुका है। और सवाल ये है कि अंदरूनी दुश्मन से निमटने के लिए बैरूनी पॉलिसी को मज़ीद बेहतर बनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फारान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले काशिफ, आपसे ये सवाल है, ऐसे इलाकों में आज जो हमने देखा है बडगराम में जो सूरत हाल रही है चेयर लिफ्ट के हवाले से, आमतौर पर देखा जाता है कि जो चेयर लिफ्ट इस्तेमाल हो रही हैं वो पुरानी हैं, खस्ता हाल हैं, लोगों की जानों को यकीनन इससे ख़तरा भी है। आपको लगता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होना कितना ज़रूरी है, इसका जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, देखें, हम दुआ गो हैं और यकीनी तौर पे पूरा मुल्क दुआ गो है कि चेयर लिफ्ट में जो बच्चे फंसे हुए हैं स्कूल के, अल्लाह ताला उनको खैर आफ़ियत से वहाँ से रेस्क्यू करवाए और वो खैर आफ़ियत से वहाँ से निकलें और अपने वालदैन, अपने अहलो अयाल के साथ, अपने कुंबे के साथ वो दोबारा ज़िंदगी बसर करें। लेकिन ये इस वाक़ये से 2 से 3 चीज़ें जो उनसी हैं वो सामने आ गई। एक ये कि देखें, ये बच्चे जो हैं ये कुछ सैर व तफरीह के लिए चेयर लिफ्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ये एक लोकल अरेंजमेंट था एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी के दरमियान, और बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे थे एक जगह पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे। शायद रोज़ाना ही जाते होंगे, कोई अचंभे की बात नहीं है, लेकिन चूँकि एक सानिया हो गया चेयर लिफ्ट के जो है वो जो भी उसमें प्रॉब्लम आया वो अब तक प्रॉब्लम में है। लेकिन हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं, पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो रेस्क्यू करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। गो के टेक्निकल इशू है, 600 फुट की बुलंदी पर ये लिफ्ट फंसी हुई है और हेलीकॉप्टर जब नीचे जाता है तो ज़ाहिर बात है वो हवा से मजीद उसकी मूवमेंट हो जाती है और ये खदशा है कि जो एक तार के साथ वो लटकी हुई है दोबारा वो कहीं खुदा ना खासा नीचे गिर जाए। अब इसको रेस्क्यू करने के लिए पाक फ़ौज मैदान में है, उनके SSG कमांडो मौजूद हैं वहाँ पे, GOC पहुँच गए हैं वहाँ पे और ये सारे रेस्क्यू का ऑपरेशन को देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में हमारे जो सिविलियन इदारे हैं, जो 1122 जो रेस्क्यू के इदारे हैं, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है शायद,
اور دوسری بڑھ کے بات یہ ہے کہ بٹگرام کا کوئی نہ کوئی تو نمائندہ ہوگا, کوئی نہ کوئی تو سیاسی شخصیت ہوں گی جن کو پتہ ہوگا کہ سالہ سال سے یہ طریقہ کا جو مروجہ ہے وہاں پہ سکول جانے کا بچوں کا وہاں پہ موجود ہوگا. لیکن کسی نے یہ تردد نہیں کیا کہ ہم کوئی ایسی ڈیولپمنٹ کر لیں کہ براستہ روڈ جو ہے وہ بچے سکول جا سکے. اور آپ دیکھیے کہ وہاں کے لوگوں کا شوق کیا ہے سکولنگ کا, کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ روزانہ کتنے بلندی سے اس طرح کا سفر طے کرتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر کاشف سفر کرتے ہیں اسکول جانے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ ان کا شوق دیکھیں کہ ان کے شوق کا یہ عالم ہے کہ 200 بچے روزانہ اس طرح کی چیئر لفٹ سے سفر کرتے ہیں. لیکن ہمارے حکمرانوں کے شوق دیکھیں کہ انہوں نے بڑے بڑے شہروں میں, اسلام آباد میں, کراچی میں, لاہور میں بنگلے بنانے ہیں, لیکن انہوں نے عوام کی سہولت کے لیے کام نہیں کرنا, اور اس کے بعد حذف تنقید پھر اداروں کو بنانا. ٹھیک ہے. اچھا منور, آپ کا اس پر موقف کیا ہے؟ ایسے واقعات کی روک تھام کیسے ممکن ہے, اور آج کا جو یہ واقعہ ہے اس میں آپ کو کس کی غفلت نظر آتی ہے؟ دیکھیں, یہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام جو ہے ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ اگر ہمارے جو کے پی کی حکومت ہے وہ یہاں پہ جو آبادیوں کو منسلک کرنے کے لیے پراپر جو ہے وہ پل بنائے. یہاں پہ یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے بٹگرام کی, بلکہ جیسے ہی آپ منصیرہ کراس کرتے ہیں تو آخری چوٹیوں تک جو ہے یہ جگہ جگہ اسی طرح کی چیئر لفٹ جو ہے وہ اس کے ذریعے لوگ دریا پار کرتے ہیں. تو یہ والا معاملہ بھی اسی طرح کا, یہ لوکل ارینجمنٹ کا ہوتا ہے, اور یہ عام طور پہ یہ فری سروس ہوتی ہے, اور صرف مقامی افراد ہی ان چیئر لفٹس کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہوا کہ بھی یہ ایک روپ جو ہے اس کا ٹوٹ گیا اور لفٹ ابھی تک پھنسی ہوئی ہے. اب یہ صرف 8 بچے اور 2 استاد نہیں پھنسے ہوئے, بلکہ یہ 10 گھرانے جو ہے وہ اس ٹائم پہ سولی پہ لٹکے ہوئے. اس واقعے سے ایک چیز تو یہ ہے کہ بھی اب ہماری جو حکومتیں ہیں وہ لوگوں کو سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے ابھی تک اس لیول پہ نہیں آ سکی جہاں پہ ہم باقی دنیا کے ساتھ کو کمپیئر کر سکیں اپنے آپ کو. تو یہ ایک تو چیز یہ ہے. دوسرے ہمارے جو ادارے ہیں ان کی کارکردگی کو بھی سلام ہے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی اس طرح کی صلاحیت ہی حاصل نہیں کی کہ وہ اس طرح کی ناگہانی جو صورتحال ہے اس سے نبٹنے کے لیے کوئی مناسب انتظام کر سکے. ہم نے غوری میزائل بنا لیے, ہم نے بلسٹک میزائل بنا لیے, لیکن ہم نے ایک روپ سے چیئر لفٹ جو پھنسی ہوئی ہے اس سے بچے اتارنے کے لیے ہم نے اپنی جو امدادی ٹیمیں ہیں ان کو اس لیول پہ ٹرین نہیں کیا کہ وہ اس طرح کے انسیڈنٹ کی صورت میں فوری طور پہ ریسکیو کا عمل کر سکے. تو یہ بھی بہرحال فوڈ فار تھاٹ ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ, اگر یہاں پہ سویلین ریسورسز سویلین کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتے تو شاید آج اس طرح کا یہ واقعہ دیکھنے میں نہ آتا ہے. لیکن یہ اس ایریے میں یہ بہت زیادہ, یہ صرف ایک چیئر لفٹ نہیں ہے, یہاں درجنوں چیئر لفٹ ایسی ہیں جو دریا پار کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور لوگوں کے پاس کوئی دوسرا الٹرنیٹ نہیں ہوتا کہ بھی وہ اس کے اوپر اپنی روزمرہ زندگی کے معاملات جو ہیں وہ اس کو. جی پلیز. اچھا امتیاز صاحب, میرے ذہن میں جو ایک سوال یہ آ رہا تھا کہ 200 بچے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں حصول علم کے لیے, تو کیا جس جگہ وہ رہتے ہیں وہاں کوئی اسکول نہیں ہے, یا ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ حصول علم کے لیے انہیں اتنی دور کا اتنا خطرناک سفر کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو اس میں کس کی غفلت نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, غفلت کے اوپر میرا خیال ہے کہ شاید بات کرنا مشکل ہوگی, کیونکہ اس میں غفلت ہو نہیں سکتی, کیونکہ یہ جتنے یہ 1-2 تو ہے نہیں وہاں چیئر لفٹ, یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے. وہاں پہ ہر علاقے میں درجنوں کی تعداد, بٹگرام کے اندر ہی کم و بیش 60 سے زیادہ 60-70 ہے. اور یہ جو 200 بچے آپ ذکر کر رہے ہیں تو یہ مختلف ایک ہی گاؤں کے یا ایک ہی آبادی کے بچے نہیں ہیں, مختلف آبادیاں جو ہوتی ہیں جو پہاڑوں پہ آباد ہیں یا مختلف جو ان کی آبائی زمینیں ہیں اس کے اوپر آباد ہیں, وہ مل کے ظاہر ہے کہ 200 تعداد بنتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس علاقے میں بھی ارینجمنٹ ہو سکتی ہے, وہاں پہ کی جائے. اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو پرائیویٹلی اپنے طور کے اوپر یہ چیزیں لگائی جاتی ہیں, کم از کم حکومت اس کو کوارڈینیٹ کرے, ان کے ساتھ سپورٹ کرے, ان کو ٹیکنیکل بھی سپورٹ کرے. میں تو دیکھیں یہ اس وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, کیونکہ اکثر بچوں کے ساتھ
वहाँ जाना होता है हम एब्रॉड तो ज़ाहिर है कि इस तरह नहीं, यहीं हमें अपने कोस्ट यही इन्हीं एरियाज़ में नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना पड़ता है। तो वहाँ पे हमने भी कई मरतबा फैमिली के साथ इसको इंजॉय, हम तो ये कहेंगे इंजॉय किया, वो तो खतरे से खेलते हैं, हम लोग तो खुश हो रहे थे कि यार ऐसा अरेंजमेंट होती है। तो उनको सपोर्ट करनी चाहिए पूरी पूरी। देखिए अगर इसमें एक जुमला मुतरज़ा के तौर पर अगर खुदा न खास्ता इससे मिलता जुलता वाक़या सिंध में हो रहा होता ना, तो इतने ढोल पीट रहे होते कि जनाब 15 साल हो गए फलां पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, तबाही मच गई, ये हो गया। तो अब ये भी कहना चाहिए लोगों को कि 10 साल वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही कि जिसके चेयरमैन ने ये ऐलान किया था उस वक्त जब पहले सूबाई हुकूमत थी परवेज़ खटक की कि अगर हम मरकज़ में इक़्तिदार में आएंगे तो ये जो दरिया है वहाँ पे कोनार और जो दरिया बहते हैं, हम हर दूसरे 2-3 किलोमीटर पे एक टरबाइन ऐसा लगाएंगे जिससे बिजली पैदा होगी। और इस तरह की ये जो डोली सिस्टम है इसके ऊपर भी लातादाद आपको स्टेट नोटिस ले लिया, वज़ीर आज़म ने, नोटिस और लेने कहा से कुछ नहीं होगा, कि रोक दिया जाए ऐसे जो खस्ता हाल क्यों? तो फिर इनका अरेंजमेंट कहाँ से होगा? अगर ये वज़ीर आज़म दूर कर दीजिए, मेंटेनेंस के लिए देखें रोका जाए, मेंटेनेंस के लिए किया जाए, अगर उनको ये रोक दिया जाएगा तो क्या ये हेलीकॉप्टर सर्विस देंगे उनको? तमाम को नहीं, जो जिनमें खराबी है या जिनकी मेंटेनेंस का होना जरूरी है। शमाइला देखो एक जहन में ये रखो कि जिनके बच्चे उस डोली में, जिनकी माँ, जिनकी बेटी, जिनका बाप, दादा, नाना सफर करते हो, वहाँ 1% सूली पे लग के काफी घंटे इस ऑपरेशन को। काशिफ आप क्या कह रहे हैं, जल्दी से बताइएगा, फिर ब्रेक पे जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि इम्तियाज भाई का एतराज दूर करने के लिए बिल्कुल ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नेग्लिजेंसी है, उन्होंने इस पे काम नहीं किया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये काम करना चाहिए। लोकल बॉडी सिस्टम के तहत भी इनको ऑब्जर्वेशन देनी चाहिए थी, करना चाहिए था। अब मेरा ख्याल है इस एतराज के बाद इम्तियाज भाई का एतराज दूर हो गया कि हमने इनको हद तनकीद नहीं बनाया। इजाजत लेते हुए देखिए जब आप बाबू सरटाप की तरफ जाते हैं नारायण कागान से, वहां पर ये जो सीपैक का एक है, वहां से जो रोड आ रहा है चाइना से, तो उन्होंने चाइनीज ने क्या किया, वहां पे आप पूरे रास्ते पे जाएंगे ये डोलियां खत्म करके चाइनीज ने वहां पर पुल तामीर कर दिए। जब वो कर सकते हैं कहीं ना कहीं गफलत और लापरवाही तो बिल्कुल इस में है। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो नैब तरमीम से मरियम नवाज को रिलीफ मिल गया है और किस किस को इससे फायदा हुआ है और किस किस को रिलीफ मिला है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नैब तरमीम से मरियम नवाज को रिलीफ मिल गया है और उनकी दरख्वास्त को निपटा दिया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज ये भी कहा कि दरख्वास्त निपटाएंगे तो आपको पसंद आएगा। इस पर हम बात करते हैं। मुनव्वर, आपको बताइएगा आपका इस हवाले से क्या कहना है? नैब तरमीम से जो है वो मरियम को तो आज रिलीफ मिल गया है, मजीद किस किस को इससे रिलीफ मिला है? देखें, ये हर ताकतवर को यहाँ से रिलीफ मिलता है। ये हमारी नैब तरमीम जो है वो कोई आम आदमी की फलाह के लिए नहीं बनी थी, ये इस मुल्क के हुक्मरान तबके के लिए बनी थी और उन्हें हर दौर में ही फायदा रहा। अगर ये तरमीम ना भी बनाते तो उनको अदालतों से रिलीफ मिल जाता। अगर अदालतों तक मामला ना पहुंचा तो वो तफ्तीशी अमल में ही वो रिलीफ हासिल कर सकते। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है इस कौम की कि यहाँ पे इंसाफ और रियायत सिर्फ ताकतवर के लिए। अगर यहाँ पे कोई आम आदमी होता जिससे कोई 10, 20, 50 हज़ार रुपये का अगर किसी ने डिफ़ॉल्ट किया होता तो वो इस टाइम पे जेल में सड़ रहा होता। लेकिन ये यहाँ पे अलमिया है कि जो लोग करोड़ों अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्वस रहे, नाजायज़ असासे बनाने में मुलव्वस रहे या इस तरह गैर कानूनी मीन से उन्होंने अपनी जायदादें और प्रॉपर्टियाँ बनाई, उनको तो हर अदालत से रिलीफ मिला, हर एजेंसी से रिलीफ मिला, हर कानून से रिलीफ मिला। लेकिन जो लोग अपनी रोटी रोजी के चक्कर में अगर किसी से उधार लिया, बैंक से ले लिया, किसी दूसरे एजेंसी से उधार लिया, तो फिर उनके खिलाफ FIR भी होती है, उनकी गिरफ्तारियां भी होती है और वो जेल में भी सड़ते। तो ये वाला निज़ाम जो है ना, वो यही हमारी खराबी, मुल्क की बदनसीबी है कि आज तक हम 70 साल पहले जहाँ पे थे उसी तरह के हालात में आज भी जकड़े हुए, गरीब गरीब तर हो रहा, अमीर अमीर तर हो रहा और हम लोग इस परेशानी की वजह से किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहे। ठीक है, इम्तियाज साहब, आप मुनव्वर की इस बात से मुत्तफिक हैं कि नैब तरमीम से ताकतवर को रिलीफ मिल रहा है? अच्छा, जब नैब में तरमीम नहीं हुई थी तो जब क्या हो गया था? मरियम नवाज 18-1.5 साल जेल में थी ना, कस्टडी में थी उस हुकूमत की, नैब की कस्टडी में थी। उस वक्त क्या हो गया था? उस वक्त करवाते जब बड़े उस वक्त
रियल कवानीन थे, बहुत ज़बरदस्त कवानीन थे। तो जब क्या हो गया था, नेब के प्रोसिक्यूटर को, नेब के विटनेस जो थे और डॉक्यूमेंट और जो उसके आईओस थे, उनको क्या हुआ था, करवाते नहीं करवाया। तो ये हम तो एक जुमला करते हैं, रिलीफ मिल गया। मैं भी एक तलाश कर रहा था, मुझे मिला नहीं। मैं उसमें अरशद शरीफ शहीद ने वो प्रोग्राम किया था, 2021 का प्रोग्राम था। उस वक्त भी नेब तरामीम की गई थी पीटीआई गवर्नमेंट में, और उस वक्त जो वजीर मुमलिकत थे लॉ के, हमारे फैसलाबाद वाले, वो उसके अंदर बैठे हुए थे, वो भी ऐसे ही कर रहे थे। उसमें आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ जो मुकदमा था, उसमें सबसे बड़ा रिलीफ उसमें मिला था। उस समेत 4-5 बहुत बड़े जो पर्सनालिटीज़ थी, वो अमेंडमेंट हुई थी। हम उसमें भी बात की थी अरशद शरीफ ने कि जनाब उसमें रिलीफ मिला है और ये कैसी तरमीम हुई। तो उसमें उन्होंने कहा नहीं जी, कानून अपना हरकत में आएगा, कानून सबको किसी को छोड़ेगा नहीं। वही जो हमारे फैसलाबाद वाले जो लॉ मिनिस्टर थे, अब नज़र नहीं आते, वो सारे के सारे बातें कर रहे थे। बात ये है कि भट्ट साहब जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह होना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अमीर गरीब, अभी देख लेना पीटीआई के जो चेयरमैन सरबराह पहले कहते थे, हम कहते गलत हो रहा है उनके साथ, उस वक्त कहते थे जब वो करते थे, हम उन्हें भी कहते थे कि आप गलत कर रहे हो। अब वो कह रहे हैं कि जनाब, तो क्या अमीर बनने की कोशिश नहीं कर रहे वो, कि गरीब का कानून दूसरा, अमीर को रिलीफ चाहिए, उनके वकील चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, एयर कंडीशन होना चाहिए, एक क्लास होनी चाहिए, खाना घर से आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। भाई लॉ तो ये कहता है, जेल मैनुअल तो ये कहता है कि अगर कोई आम बंदा भी ग्रेजुएट है तो उसको सी क्लास मिलेगी, उससे मुशक्कत नहीं ली जाएगी। जेल मैनुअल में लिखा हुआ उसको नहीं मिलती। तो यहाँ पर यही बात आ गई ना कि अब उस वक्त इनको समझाया जाता था, अब वही रिलीफ मांग रहे हैं। तो अमीर गरीब वाला तो फ़र्क है, और ये काफ़ी अरसे से तो लॉ ऐसा ही होना चाहिए कि जो एक आम आदमी के लिए भी वैसा ही हो, और जो बड़े आदमी हैं उनके लिए भी। अब हमने उनकी एप्लीकेशन आई, अमेंडमेंट हो गई है, अब हम उसको रिलीफ का नाम दे रहे हैं। भाई आप, अगर मैं याद दिलाऊं शुमाइला, हमने एक हफ्ते पहले ही क्या इस बात पे बहस नहीं की थी अपने इस प्रोग्राम में, कि जब उन्होंने एक प्रोसीजर रिव्यू बिल वापस यानी उसको ख़त्म कर दिया है कि उसको नेल एंड वाइट कर दिया, उसके साथ क्या नेब तरमीम का बिल अभी मौजूद नहीं है, केस मौजूद नहीं है। अब अगर इसमें उसी अदालत ने इस नेब की जो अमेंडमेंट के साथ वो एक्सेप्ट कर ली एप्लीकेशन, तो हम उसके बारे में क्या कहें, जो केस चल रहा है, जो अभी जिसका फैसला होना है, उसके बारे में फिर मैं और आप क्या कहें। तो अब तो उसका फैसला नहीं होना चाहिए उसूली तौर पर। इस पे हम काशिफ का मौक़िफ़ ले लेते हैं। काशिफ, आपके ख्याल में किस किस ने फ़ायदा उठाया और निज़ाम पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले नैब के इदारे की बात करूंगा। नैब का इदारा मुशर्रफ साहब के दौर में बनाया गया, एहतसाब के नाम पे बनाया गया, लेकिन असल मकसद सियासी मुहर्रिकात थे, सियासी स्कोर सेटल करना था, आम ट्विस्ट करके वफादारियों को तब्दील करवाना था। जब इदारों को खलूस की बुनियाद पे जिनकी बुनियाद रखी जाए तो वो तरक्की करते हैं और वो आपके माशरे के लिए फ्रूटफुल होते हैं, जैसे कि नादरा। और अगर इदारों को आपने सिर्फ एक सियासी मकसद के लिए या किसी बैड इंटेंशन पे उसकी बुनियाद रखेंगे तो वो कभी भी पनप नहीं सकेगा। उसके बाद आप देखिए कि नैब ने तसलसल के साथ जो हुकूमत आई उसने अपने मुखालफिन को पिछाड़ा, उनको एहतसाब के नाम पे जेलों में रखा, उसमें कोई भी नहीं बाहर रहा। जरदारी साहब भी बाहर नहीं रहे, नून लीग के लोग भी नहीं रहे, काफ लीग के लोग भी नहीं रहे, और छोटी बड़ी जमातों के मामला भी ऐसे रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीडीएम की लीडरशिप ने ये वाइज फैसला किया कि किसी एक सियासी जमात को अपना सियासी इंतकाम जो है वो छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज इसका कोई हल नहीं है। पीडीएम ने अपना सियासी इंतकाम एहतसाब के नाम पे जो होता था वो छोड़ा। तहरीक इंसाफ के एहतसाब नहीं ना करने की बुनियाद पर उन्होंने नैब में अमेंडमेंट्स की। उन अमेंडमेंट्स का फायदा तहरीक इंसाफ के अकाबरीन को हो, पीपल्स पार्टी या नून लीग की हो, लेकिन उन्होंने वंस फॉर ऑल सिस्टम सेटल कर दिया कि इस तरीके से अमेंडमेंट्स होंगी तो चीजें यूं चलेंगी। अब मसला ये है कि नैब ने जितनी भी अपनी कार्रवाई की, जो भी रिकवरीज की, अनफॉर्चुनेटली ज्यादा शाइबा ये गया कि नैब जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है। नैब जो है वो सियासी शख्सियात को गिरफ्तार करती है, जोर जबरदस्ती उनको मैनिपुलेट करती है, और उसके बाद कहती है सजा और जजा का कोई वाज़े प्रेसिडेंट सामने नहीं आ सका। यानी कि अगर कोई सियासी अकाबरीन नैब ने उठाए, लेकिन उसके बाद पता लगा पॉलिटिकली एडजस्टमेंट हो गई नादीदा कुव्वतों से, नैब के अंदर से या पॉलिटिकल सिस्टम के
साथ उसके बाद जमानतें होना शुरू होगी और उसके बाद पता लगा या तो केस जो है वो साइलेंट हो गए या वो जमानतों में आ गए लेकिन केस फारग नहीं हुए। सो इस सारे मामले में नैब में जो तरामीम आई उन तरामीम के तनाजुर में एक अच्छी चीज ये हुई कि आज जो मरियम नवाज साहिबा की बेल की दरखास्त वापस ली नैब ने वाज़ेह तौर पर लिखा कि जो नई तरामीम आई है उनके तनाजुर में ये केस नैब के प्रीव्यू में आता नहीं, लिहाजा इसको खारिज ना किया जाए बल्कि इसको निपटाया जाए। अब जब नैब के प्रीव्यू में केसेस नहीं है उनको आपने FIA को भेजना है, एंटी करप्शन को भेजना है, FBR को भेजना है, तो अब वहां के इदारों को स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि कोई ना कोई चीज तो सामने आए। इन स्पाइट ऑफ दिस कि आप सिर्फ मर्ड स्लगिंग करें, किरदार कुशी करें और लोगों को खराब करें, इससे इदारे भी खराब होंगे, मुआशरत भी खराब होगी और कुछ हासिल सूल भी नहीं होगा और आवाम का पैसा भी जाया होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, बात सुनना, यहाँ पे ना मामला एक और भी है। मुनव्वर, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपसे इस पर मौकिफ लेते हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ है, 6 सिपाही शहीद हो गए हैं, 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं। इस ऑपरेशन पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम नैब तरमीम के हवाले से बात कर रहे थे और मुनव्वर की बात अधूरी रह गई थी। मुनव्वर बताइएगा क्या कह रहे थे आप? लेकिन मैं ये बात कर रहा था कि भी यहाँ पे एक आम आदमी जिसने बैंक से लोन लिया हो वो उससे चेक ले लेते हैं, अगर वो किसी वजह से वो डिफॉल्ट कर जाए तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। अभी चंद हफ्ते पहले यहाँ पे $4 बिलियन के विदाउट एनी इंटरेस्ट जो कौमी खजाने से पैसे लिए गए और बाद में कुछ हल्कों ने उस पर डिफॉल्ट भी कर दिया, तो उनको किसी ने नहीं पूछा। हाँ। यार मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। नहीं जनरल नहीं, हमें बोलना चाहिए। PTI की हुकूमत में हुआ था भट्ट साहब, अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए कानून और है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे अमीर के लिए कानून और है, गरीब के लिए और है। जिसने अरबों डॉलर कौमी खजाने के अरबों डॉलर जो है वो लिए, माफ करवा लिए, और जो जिसने बैंक से चंद हजार रुपए लिए वो जेल में सजा काट रहा है। यहाँ पे 190 बिलियन पाउंड आए, जिसने लिए वो खा गया, लेकिन वो जिसके पैसे और जो 10 रुपए या 20 रुपए या 100 रुपया या 1000 रुपया अगर किसी से ले तो उसके घर से सामान भी उठा लिया जाता है। नहीं बिल्कुल तबकाती फर्क तो है, इस बात से तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा इम्तियाज साहब, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कि जो आज ऑपरेशन किया गया है, फायरिंग का तबादला हुआ है, आपको लगता है कि अंदरूनी दुश्मन से निपटने के लिए अब पॉलिसी को मजीद किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? क्या होना चाहिए? ये माजी में हुआ था एक, फिर उसके बाद उसमें थोड़ी सी कमी आ गई। इदारों से आपको कोई इख्तलाफ हो, बिल्कुल रखें इख्तलाफ, कोई नहीं, उससे नहीं, लेकिन मुल्क के लिए, अपने बच्चों की सलामती के लिए आपको अपने इदारों की आँख, कान, नाक, ज़बान बनना पड़ेगा और इसके अलावा दूसरा हल नहीं है। अब ये अगर उस इलाके में दहशतगर्द आते हैं और कार्रवाई करके जाते हैं, जब आपके हमारे इदारे उसमें ऑपरेट करते हैं तो यकीनन कुछ ना कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं या बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसको हम उछालना शुरू कर देते हैं। मगर क्या हम दहशतगर्दों की निशानदेही करने को क्यों तैयार नहीं है? कराची में भी अब 1-1.5 साल पहले 3-4 बहुत बड़े हमारे एजेंसीज ने ऑपरेशन किए थे, उसमें कई आला अफसर, 3 आला अफसर शहीद भी हुए थे मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान। और इसका मतलब है कि वो शहर के अंदर आकर छुपना शुरू हो गए थे जब वहाँ पर उनके इलाकों में, जैसे हम अभी जनूबी वजीरिस्तान की बात कर रहे हैं, तो वो फिर शहरों की तरफ रुख करते हैं। आप अपनी सारी चीज़ें रखें, लेकिन दुनिया भर में कहीं भी बदतरीन इखलाक के इख्तलाफात के बावजूद, आप श्रीलंका की मिसाल ले लें, वहाँ पर भी जो दहशतगर्द थे उनको उन्हीं की कम्युनिटी के लोग पॉइंट आउट करते थे कि ये यहाँ पर आए हुए, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें हो रही हैं, तो ये हमें करना चाहिए। हम खामखा एक चीज़ लेकर, अब देखें ना, अगर वो 6 हमारे जवान शहीद हुए हैं तो वो कोई गोली खाने को तैयार है क्या? जाए ना, बोले भाई यहाँ मैं जा रहा हूँ किसी और को मारने, तो और वो शहीद हो जाए या हो जाए। तो हमारा ये कि देखें, यह फिर एक सिलसिला शुरू हुआ है। आपने देखा पिशावर में मस्जिद में जो हमारे CTD की मस्जिद थी, वहाँ पर धमाका हुआ, तबाह हो गई, और उसमें कितनी शहादतें हुई, दूसरे 3-4 बड़े वाक़यात हो चुके हैं। तो लिहाजा हमें अपने इदारों की आँख, कान, नाक, ज़बान बन के ऊपर, ज़बान बन के हमें
काम करना उनके पड़ेगा, साथ अपने खड़ा इख्तिलाफ रखे, बिल्कुल, कोई मसला ठीक नहीं है। है। लेकिन मुल्क की मुल्क सलामती की पर हाँ, सलामती, कोई और समझौता नहीं देखें है। ये बड़ी साजिश है, दुनिया में 4-5 ममालिक, वो चारों ममालिक मुसलमान थे, सही। पहले उनकी फौज को कमजोर किया गया, ठीक है। उनके इदारों को कमजोर किया गया, सही। अब वहाँ के अवाम देखें किस तरह और रुस्वा फौज हो को रहे हैं, कमजोर करना तो किस खैर तरह हम रुस्वा अफोर्ड हो ही रहे नहीं कर सकते हैं। अच्छा काशिफ, हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की एक नई लहर है, अब कितना जरूरी हो गया है कि इनके खिलाफ जारहाना हिकमत अमली अपनाई जाए। काशिफ आपको आवाज आ रही है? ठीक है काशिफ को जी शायद जी हम जी जी अच्छा जी काशिफ। देखिए शुमाइला, मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात पे। अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि जी वो चेयर लिफ्ट के मामले के ऊपर हमारे इदारों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो इसको रेस्क्यू कर सके। आप इदारों से क्या क्या करवाना चाहते हैं? सलाब में वो हेल्प करें, चेयर लिफ्ट में वो हेल्प करें, जाने भी वो दें। आप मुझे बताएं, कोई एक फार्मूला तो मुझे इस पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम का कोई एक आम आदमी या कोई एक बड़े से बड़ा अरस्तु, मुफक्कर, स्कॉलर, सहाफ़ी, ब्यूरोक्रेट कोई एक बात तो बता दे कि कौन सा ऐसा फार्मूला है कि आप एक तरफ दुनिया की दौलत रख दें और एक तरफ उस बंदे को कहें कि जाए जाके अपनी जान जो सी है वो कुर्बान कर दें और दुश्मनों की गोली का सामना करें। कोई बंदा है जो यहाँ पे बड़े से बड़ी मालूम बता के पीछे भी ये काम करने को तैयार हो जाए? बिल्कुल ठीक। खुदा को माने, हमारे इदारे, उनके जवान अपनी जान हथेली पे रख के इस मुल्क के अमन के लिए कोशा है सुबह शाम। हमारा सिर्फ मसला ये है कि अगर हमारा पसंद का लीडर कुर्सी पे है तो इदारों को सलूट, अगर हमारा पसंद का लीडर कुर्सी पे नहीं तो इदारे हदफ तनकीद। आप मुझे बताएंगे जो 6 जवान शहीद हुए हैं जनूबी वजीरिस्तान में, इससे कबल लातदाद शहादतें हुई हैं। बताएं वो किसी का बेटा होगा, किसी का खावंद होगा, किसी का बाप होगा, क्या किसी का भाई होगा, किसी के माथे का झूमर होगा, किसी के घर का सरताज होगा। आप मुझे बताएं कि क्या उनका तकलीफ दर्द, उनकी फैमिली की तकलीफ दर्द कोई बर्दाश्त कर सकता है, कोई सुन सकता है? हमारे लिए बड़ा आसान काम है कि हम बैठ के यहाँ कहें कि इदारों पे चढ़ाई कर दें, इदारों के सिपा सलार को गालियां देना शुरू कर दें, आप इदारों के ऊपर बगावतों के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें, इदारों के ऊपर आप तरह तरह की तोहमतें लगाना शुरू कर दें। आप ये नहीं देखते कि वो जवान जो बॉर्डर पे खड़ा होकर दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहा है जी। उसका मोराल कहाँ जाएगा कि जब उसके सिपा सलार के साथ ये मामला हो रहा होगा। मैं ये समझता हूं कि इस कौम में इखलाकी पस्ती का बदतरीन शायबा होता जा रहा है दिन ब दिन। हमें चाहिए, हर बंदे को ये चाहिए कि कम से कम हम मिनिमम मुश्तरकात पे इकट्ठे होकर ये बात तो जरूर कहें कि जो हमारे इदारे हैं, जो हमारी फौज के जवान हैं, जो बॉर्डरों पे खड़े इस मुल्क की अमन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उस इदारे को तो खुदा का वास्ता बख्श दे तनकीद के लिए। और सियासी लड़ाई लड़े, मैदान में एक दूसरे के साथ लड़े, जिस तरह मर्जी लड़े, लेकिन कम से कम इनको तो छोड़ दें। आप किस चीज के ऊपर गुमान है कि हमारी कुर्सी बच जाए? अगर इदारे के मुल्क के अंदर सलामती और अमन नहीं होगा तो आप कुर्सी का क्या करेंगे? काशिफ वैसे आप कैसे अपने बच्चों को पालेंगे? कुछ दुश्मन तो वैसे ही हमारी ताक में बैठा है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। हर टाइम इंस्टिगेट कर रहा है, प्रॉक्सी खेल रहा है इसके साथ, और ऊपर से सोने में सुहागा ये कि हम जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल का लिबादा ओढ़ के बातें करते हैं, हम भी इदारों को यकीनन तवज्जो देने की जरूरत है। ठीक है, मुनव्वर से बात करते हैं। मुनव्वर, आपका क्या कहना है इस पर? इनका क्या कसूर था? सही, बिल्कुल ठीक है। देखिए ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, यहाँ पे जो मुल्क के अंदर जो हमारे इदारे उनको जंग लड़नी पड़ रही है, लेकिन ये जंग अगर लड़ते रहेंगे तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इसका हल जो है वो सिर्फ गोली का जवाब गोली नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग का सिलसिला करना पड़ेगा, और ये पॉलिटिकल सिस्टम ही जो है वो चीज़ों हालात को नॉर्मल करते हैं। दुनिया में आयरलैंड से बड़ी किसी मुल्क ने जो है वो लड़ाई नहीं लड़ी। आयरलैंड के अंदर एंड क्या हुआ, वहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस हुआ, और आज वहाँ पे यूनाइटेड किंगडम के अंदर आयरलैंड में जो सबसे ज़्यादा पीसफुल एरिया वो आयरलैंड का माना जा रहा है। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी ये हर चीज़ जो है वो बंदूक की गोली के ज़रिए अगर आप करने जाएंगे तो फिर ये मुमकिन नहीं होगा, उससे रिटेलिएशन होती है। आप यहाँ पे गोली का जवाब गोली देने के साथ साथ आप यहाँ पे डायलॉग का सिलसिला शुरू कराएं। जो उमायदीन है यहाँ के मुकामी, ये बाहर से तो नहीं आए हुए लोग,
کچھ نہ کچھ یہاں پر ان کو لوکل سپورٹ ہوگی، جبھی تو وہ یہاں پہ آ کے پناہ گزین ہوتے ہیں یا یہاں پہ آ کے پلاننگ کرتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں. صحیح. تو اس جو لوکل سپورٹ ہے اس کو آپ بندوق کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے، اس کو آپ ڈائیلاگ کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ پولیٹیکل پارٹیز ان کا رول بہت بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنے اپنے زیر اثر حلقے میں جا کے لوگوں کو اس بات پہ کنونس کرے کہ یہ ملک ہم سب کا، ہمیں اس کی سلامتی جو ہے وہ اس کے لیے کام کرنا، ہمیں اپنے اداروں کی سپورٹ کرنی ہے، اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے، تو پھر جا کے یہ چیزیں کچھ بہتر ہو سکیں گی. ٹھیک ہے کاشف، جلدی ذرا اپنی بات مکمل کیجیے گا. اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی لیڈرشپ ہے اپنی اپنی انا کے خول میں ہے. جب یہ سارے لیڈرشپ پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھ کے الیکشن کی تاریخ کے اوپر، اسمبلیوں کی تحلیل کے اوپر اتفاق نہیں کر سکتی، آپ مجھے بتائیں یہ کیسے باقی معاملات کو حل کرے گی؟ یہ لیڈرشپ کا ہی نااہلی ہے کہ یہ سارے معاملات لیڈرشپ کے ہی پیدا کرتے ہیں، اس میں کسی ادارے کا کوئی حل دخل نہیں. جس کا خمیازہ پوری کاشف آپ کچھ بھی کہیں، مسئلے کا حل صرف سیاستدان کے پاس ہوتا ہے، وہی نکالتے. آپ کتنی انہیں کرٹیسائز کریں، مسئلے کا حل انہی کے پاس ہوتا ہے، وہی نکالتے. ٹھیک ہے، اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے کسی اگلے پروگرام میں. ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ تینوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. اور ISPR نے اس حوالے سے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور ہم پوری پاکستانی قوم بھی اپنی پاک افواج کے ساتھ موجود ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.